जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभिपीडिया डिफेंस। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एक टॉपर से मिलने वाले हैं जिनका नाम है शुभम शर्मा। ही इज फ्रॉम हरियाणा एंड ही गॉट 97 रैंक इन CAPF असिस्टेंट कमांड इन 2020 एग्जामिनेशन। सो वेलकम टू दिस अभिपीडिया प्लेटफॉर्म। शुभम, हाउ आर यू? थैंक यू सर। मैं बढ़िया सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एकदम यस अलग सर। दिख रहा है, सब अलग लग रहा होगा। हाँ, यस सर, बहुत डिफरेंट फीलिंग है सर, काफी। और काफी एक नया एक्सपीरियंस था सर। काफी अच्छा लगा। ओके। स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग इस सेशन के अंदर सारी चीजें बात करेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बुक लिस्ट, उसके बाद स्ट्रैटेजी, उसके बाद क्या और चाहिए जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बट उससे पहले शुभम का हम लोग बैकग्राउंड पूछेंगे कि शुभम आप कहाँ से आते हैं, अपने पेरेंट्स का बैकग्राउंड आपका क्या है, कितनी बार डिफेंस के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, ये सारी चीजें थोड़ा सा आप जल्दी बताइए कि यस आइडिया हो, है ना? यस सर। यस सर। सर मैं तरकी दादरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा के। एंड मेरे फादर एयरफोर्स में थे। एंड करंटली वो SBI में वर्क कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो इस कारण मेरी स्कूलिंग बहुत सारे वेरियस एयरफोर्स कैंपसेस में ही हुई है। तो मैंने अपनी 12th बैंगलोर से करी थी, केंद्रीय विद्यालय से। एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी 2019 में BSc करी थी सर, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद से सर मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो और सर मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो आर्मी में हैं। ओके। एंड मेरी सिस्टर है, वो अभी B.Ed परस्यू कर रही है चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। एंड सर, एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा शुरू से ही डिफेंस में ही इंटरेस्ट रहा था। जैसे फादर भी एयरफोर्स में थे, तो एक शुरू से ही था कि जाना तो है। NDA वगैरह भी ट्राई करते थे। तो मैंने NDA का एग्जाम भी दिया था, बट उस टाइम पे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, रिटर्न भी NDA का। बट मैंने SSB दिए थे, टेक्निकल एंट्रीज के SSB देता था मैं उस टाइम पे। फिर फाइनल ईयर से मैं CDS एंड AFCAT देना स्टार्ट किया था मैंने। तो अभी मैं टोटल 7 टाइम्स CDS एंड AFCAT मैंने दिया था, और ऑल 7 टाइम्स मैंने क्वालिफाई किया था। बट SSB में सर आई वाज नॉट एबल टू गेट रिकमेंडेड। तो उसके बाद मैंने फिर अपना CAPF की तरफ थोड़ा शिफ्ट किया कि हाँ, ये भी एक एग्जाम है जो एक सिमिलर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। तो ये मेरा CAPF का सेकंड अटेम्प्ट था सर। 2019 में भी मैंने CAPF दिया था, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द रिटर्न दैट टाइम। सो ये सर अभी तक मेरा जर्नी रहा है सर, इस एग्जाम वगैरह का। ओके। सो शुभम, आपके मार्क्स कितने आ रहे थे इस बार CAPF पेपर वन में? सर पेपर वन मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो अराउंड 127 के अराउंड मेरे मार्क्स थे सर पेपर वन में, जो मैंने टैली किए थे कीज वगैरह से। ओके। बट यस सर, एंड बट व्हाट पेपर अबाउट टू। पेपर टू? हाँ हाँ। यस सर, पेपर टू मेरा अच्छा हुआ था काफी, क्योंकि उसके लिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया था, और मेरी जो राइटिंग स्किल्स है उसके ऊपर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था। तो उसके कारण ही आई वाज एबल टू नेगोशिएट माय वे थ्रू दिस कंपटीशन सर, आई फील। ओके, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट योर पेपर वन एंड पेपर टू। दोनों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे यस सर। पेपर वन में 127 मार्क्स आपका आए हैं, तो देखो ऐसे तो बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिनके 130, 140 और 150 भी आए थे, लेकिन दे वर नॉट एबल टू सी देयर नेम इन द मेरिट लिस्ट। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट पेपर टू रहा फॉर श्योर, और इंटरव्यू रहा, यस सर। ठीक है? यस सर। तो पेपर टू है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहली बात। क्योंकि देखिए, पेपर टू आप डिफेंस एस्पिरेंट, आपका कोई CSC का बैकग्राउंड इतना मुझे खास लगता नहीं है कि सिविल सर्विसेज में मेंस आंसर राइटिंग आप कुछ कर रहे थे, ऐसा था? यस सर। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस इसी के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया था सर। हाँ, तो पेपर टू का हम लोग बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में कि क्या बुक लिस्ट आपकी रही है, बताइए। ठीक ठीक है सर। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि मैंने सब्जेक्ट वाइज क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करी थी। तो ठीक। पॉलिटी से स्टार्ट करता हूँ सर। तो हाँ, पॉलिटी चलिए। में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट M लक्ष्मीकांत सर जो सब फॉलो करते हैं, वही मैंने फॉलो करी थी। बट उसको मैंने काफी बार रीड किया था, 2018 से लेके करीब करीब काफी बार, मतलब मैं गिनती भी नहीं करी सर, मैंने इतनी बार पढ़ ली होगी उसको। तो उसके बाद फिर एंशियंट हिस्ट्री के लिए सर मैंने NCERT पे ही रिलाई किया था। जो 12th की NCERT जो थीम्स वाली जो बुक होती है ना, उसको फॉलो ओके। किया था मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि वर्बेटिम सर उसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था। फिर मिडिवल के लिए भी मैंने उसी को किया था। बट मॉडर्न के लिए मैंने NCERT के साथ स्पेक्ट्रम भी ऐड कर दी थी। ओके। अ, ओके। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो स्पेक्ट्रम थोड़ी हेल्पफुल होती है। बाकी ज्योग्राफी के लिए सर 11th 12th की NCERT जो है वो मैंने पढ़ी थी अच्छे से, उसको काफी ओके। बार रिवाइज किया था। और इकोनॉमिक्स के लिए सर 11th 12th की NCERT मैंने बस बेसिक एक गो थ्रू किया था, कि ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के बिना न्यूज़पेपर में भी समझने में दिक्कत होती है, जैसे आर्टिकल्स वगैरह। तो इस कारण से मैंने इसको रेफर किया था। बट ज्यादा सीरियसली नहीं किया था, बस बेसिक्स को किया था बस, इसके अलावा। और सर साइंस के लिए मैंने 6th से 10th की NCERT को फॉलो किया था सर, सारी NCERTs को। और फिर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा लूसेंट को भी रेफर कर लिया था। जैसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो मिस आउट हो जाते हैं NCERT में, तो लूसेंट से सप्लीमेंट कर लिया था उसको।
ओके। और साइंस में सर 11th 12th के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स किए थे मैंने, जैसे अगर मैं बताऊं तो 11th 12th में जैसे एक लास्ट 4 चैप्टर्स है बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड यस, के, तो वो एनवायरमेंट। हाँ एनवायरमेंट, तो वो किए थे मैंने। और 12th में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर है, और एक बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है। तो ओके। उसको मैंने उन दोनों को किया था, क्योंकि मैंने देखा उससे क्वेश्चंस कई बार आ रहे थे पिछले साल में, तो इनको सेलेक्टिवली कर लिया बस मैंने, बाकी ये लूसेंट से हो गया था। ओके। तो ओके। सर तो बेसिक सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट तो सर यही थी। और पेपर 2 के लिए सर यहाँ से जो मटेरियल आता है हमारे पास, जो नॉलेज आती है, वो हमें हेल्प करती है इनडायरेक्टली अपने मतलब एसेस को फ्रेम करने के लिए। और उसके अलावा मैं मैगजीन्स वगैरह फॉलो करता था, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मंथली मैगजीन्स आती हैं, जैसे विजन वगैरह वाली मैगजीन्स आती हैं। तो ओके। उसके थ्रू कुछ जैसे चीजें होती है जो न्यूज़पेपर में मिस आउट हो जाती है हमसे कई बार। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम उतना फोकस नहीं कर पाते, बट वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको बस मैं पढ़ लेता था, उसका कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाता था, बस एक बार गो थ्रू कर लेता था उस बुक उसको मैगजीन को। और बाकी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो चल ही रहा था सर, काफी 3 4 साल से वो तो कंसिस्टेंटली था ही, मतलब एडिटोरियल्स पढ़ना डेली। ओके। तो ओके। yes, राइट। तो बुक लिस्ट ये था सर। ठीक है। शुभम, मेरा एक सवाल है। जैसे आपने जैसे खुद ही बोला विजन का पढ़ते थे, तो आपने कितने महीने की विजन की मैगजीन को पढ़ा था? और दूसरी बात कि आपने उसको जैसे रिवाइज करना है, तो देखो विजन की मैगजीन तो बहुत लेंदी होती है, उसको रिवाइज कैसे आप करते थे? सर सर जैसे क्या होता था कि मैगजीन आती है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट सारे उतने रेलेवेंट नहीं होते एग्जाम की, क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत रिपीटेटिव भी होते हैं। जैसे करेक्ट। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमी में जैसे बैंकिंग सेक्टर का जो चलता रहता डिबेट, तो उसके ऊपर हर मैगजीन में आर्टिकल रिपीट होते रहते हैं। तो मैं क्या करता था, उन चीजों को सेग्रीगेट, इशू वाइज सेग्रीगेट कर लेता था कि, और मैं कुछ नोट नहीं बनाता था, बट अब कंटिन्यूसली पढ़ते रहते, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें एंटर कर जाती है कि हाँ ये इश्यूज चल रहे हैं। तो उसके अलावा उसको मैं एज सच रिवाइज नहीं करता था, बस गो थ्रू कर लेता था उसको। और एग्जाम से पहले भी मैं एज सच उसका पेपर, जो विजन की मैगजीन थी, उसको रिवाइज नहीं करता था। बट जैसे मैंने कुछ सोर्सेज से क्या किया था, कुछ डाटा और कोड्स वगैरह इकट्ठा किए थे पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली, जैसे कुछ डाटा मिल गया मुझे कई बार अच्छा, तो वो बस उनको सेग्रीगेट करके मैं रिवाइज कर लेता था, ना कि अलग से मैगजीन को रिवाइज नहीं करता था। तो ओके। बस, यस सर। ओके। और जैसे आपने कितने महीने की मैगजीन पढ़ी थी विजन की? सर करीब करीब 1 1.5 साल से मैं कर रहा था फॉलो सर उसको। अच्छा। ठीक है। और जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते थे, तो उसके कुछ नोट मेकिंग वगैरह करते थे? सर एडिटोरियल्स का एज सच नोट्स नहीं बनाता था, बट जैसे अगर कुछ एडिटोरियल आया जो मुझे लगा कि इसमें कुछ अच्छा रिलायबल डाटा है, जैसे कई बार होता था कि कुछ आर्टिकल्स लिखे होते थे, उसमें कुछ अच्छा डाटा मिल जाता था, जैसे अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का कोई डाटा मिल गया, तो वो कई करेक्ट। बार रिपीट होता, तो उसको मैं अलग से एक जगह एवरनोट पे लिख लेता था कि अभी फिलहाल ये डाटा है, तो ताकि उसको मैं अपने एसेस में बाद में यूज कर सकूं। तो पूरा अच्छा। प्रॉपर एडिटोरियल का नोट नहीं बनाता था, बट अगर कुछ ऐसी चीज मिल जाती थी मुझे लगता था कि मैं अपने आंसर्स में डाल सकता हूँ, तो उसको मैं एवरनोट पे बस कॉपी पेस्ट करके रख लेता था, स्क्रीनशॉट लेके उसको अटैच कर देता था। तो उसको मैं बाद में रिवाइज करता रहता था, और फिर मैं अच्छा। कोशिश करता था कि उसको अपने एसेस में या फिर आर्ग्यूमेंट्स में कहीं पे इंक्लूड करूँ उसको मैं। तो इस ओके। टाइप से। जैसे आपने बोला एवर नोट का जो यूज करते थे, तो इसके बारे में कुछ बताओ। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता एवर नोट क्या है, थोड़ा हैंडी है, टाइम सेविंग है, तो आप बता सकते हो इसके बारे में स्टूडेंट्स को? यस सर। सर एवरनोट तो सर मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया है, और बहुत हेल्पफुल ऐप है। उसमें आप आराम से एडिट भी कर सकते हो ऐप, और आप क्या बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स बना सकते हो। कोई अगर आपने ऑनलाइन मीडियम से कोई मैगजीन पढ़ी जैसे, तो उसको सीधा कॉपी करके बस अपने नोट्स में पेस्ट भी कर सकते हो, और उसको कुछ नई चीज जानने को मिली जैसे कहीं पे, तो एडिटिंग ईजी हो जाती है। जैसे अगर हम पेपर पे नोट बनाते हैं तो वो कई बार फिक्स हो जाता है, बट जैसे चीजें तो चेंज होती रहती हैं, जैसे मैंने बताया कि एडिटोरियल से कुछ चीजें हर बार आती रहती हैं। तो उसके कारण एक एवरनोट पे सिंपली आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फोटो डाल सकते हो, तो उससे थोड़ा वो एक काइंड ऑफ रिवाइज करना इजी हो जाता है, और हमारे लिए फॉलो करना भी इजी हो जाता है। तो उसके लिए मैंने काफी यूज किया था, और मुझे लगता है सर बहुत हेल्पफुल है आज के टाइम पे, तो जब सबके पास स्मार्टफोन्स है, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब अगर अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करें इसको, ऐसे ऐप्स को। ओके। ओके। एनीथिंग एक्स्ट्रा जो आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया हो, कुछ ऐसा? सर इसके अलावा तो बस यही था सर, एवरनोट में बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता था, और बाकी तो ऐसा सच कुछ नहीं किया सर, बस यही था बस। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए शुभम कि आपने करंट अफेयर जो है कितने महीने के फॉलो किए थे, या न्यूज कौन सा सोर्स था? कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते थे? आपने बताया कि मैं एडिटोरियल पढ़ता था ऑब्वियसली। सो कितने महीने के करंट अफेयर को कंसंट्रेट करके पढ़ा? सर जैसे एग्जाम हमारा दिसंबर में था, तो हाँ। मैंने देखा था कि उससे 6 मंथ्स पहले के जो थे उसमें मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया था।
क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि उससे 6 मंथ्स में जो कुछ अवार्ड्स मिले, इसमें जैसे सीएपीएफ में करंट अफेयर्स में पेपर 1 में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कोई पर्टिकुलरली अवार्ड मिला किसी को, या इस तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं जो फैक्चुअल काइंड ऑफ होते हैं, जो न्यूज़पेपर से कवर नहीं हो पाते, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते इतना न्यूज़पेपर में, हम तो इश्यूज पे ज्यादा ध्यान देते हैं न्यूज़पेपर में। करेक्ट, तो करेक्ट। इसके लिए सर जो प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आती थी पेपर 1 के लिए, वो जी। मतलब अच्छी रहती थी सर, तो मैं उसको रिवाइज कर लेता था। जैसे कि कुछ अवार्ड्स मिल गया तो उसका जो अवार्ड्स वाला सेक्शन होता था उसको देख लिया एक बार, जैसे कोई बुक्स एंड ऑथर्स वाला हो गया, उसमें किसी को गया कुछ प्रॉपर प्रॉपर कोई अवार्ड मिला, प्राइज मिला, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लिया। तो लास्ट 6 मंथ्स के ज्यादा फोकस रखता था मैं एग्जाम से जस्ट पहले, ओके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था सर। ओके। शुभम, जैसे आपने बताया कि आपने थीम्स को रिवाइज किया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी, लूसेंट थोड़ी बहुत पढ़ ली। ये बुक लिस्ट तो सभी को ही पता है, लेकिन सारे लोग मतलब क्लियर नहीं कर पाते हैं जैसे आपने क्लियर किया एग्जाम को। तो ऐसा मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आपके साथी भी होंगे बहुत सारे जो नहीं क्लियर कर पाए। तो व्हाट इज द डिफरेंस? अब समझ तो कुछ आ नहीं रहा कि बुक लिस्ट आपकी सेम है। क्या इज इट रिवीजन और इज इट समथिंग एल्स? यस सर, एक्चुअली इसका आंसर मैं थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने भी करी हैं 2019 के अटेम्प्ट में। कि राइट। एक्चुअली बुक लिस्ट सेम रहती है सर, बट कई बार हमारा प्रैक्टिस का लेवल उतना नहीं रहता, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू पैटर्न में फ्रेम्ड होकर आते हैं। तो जब तक अगर हमारा माइंड उस चीज को हैबिचुअल नहीं होगा प्रैक्टिस करने में, तो ये सारी बुक हेल्प नहीं कर पाएंगी हमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये बुक्स कवर करने के बाद मेरा था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी थी, जहां से भी मुझे जीएस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता वो किस चीज का टेस्ट है, लेकिन अगर जीएस के क्वेश्चन है तो मैं उसको सॉल्व किया था सर लगातार। मतलब मैं वीकली बेसिस पे टेस्ट करता रहता था अपने आप को, भले ही मेरा स्कोर कम आए, मैं क्वेश्चन गलत कर दूं, बट फिर उससे मैं पढ़ लेता था उस क्वेश्चन के बारे में। जैसे अगर मुझे कुछ नया जानने को मिला तो मैं उसको अपने, मैंने बताया जैसे मैं एवरनोट पे नोट्स वगैरह बनाता था, तो उसमें मैंने उसको एडिट कर लिया, कुछ नई चीज मेरे को जानने को मिली, क्वालिटी में मिली। तो इस तरीके से कंसिस्टेंट साइकिल थी ये, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई टारगेट मैंने फिक्स कर रखा था कि हाँ मैं इतने टेस्ट सॉल्व करूंगा फिर मैं नहीं करूंगा। ये जब तक एग्जाम चलते जा रहे तो बस वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, जब टाइम मिले जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं बुक्स में वो हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं उसको, कि क्वेश्चन एक्चुअली हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इन द एंड हमारा गोल तो वही एग्जाम में। तो वो चीज सर मैंने थोड़ी डिफरेंट करी थी, और मुझे लगता है कि वही एक कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर देती है बुक लिस्ट के अलावा, कि कितना प्रैक्टिस किया है, कितने क्वेश्चन से आप गो थ्रू हुए हैं, तो वो चीज मुझे लगता है सर। ओके। आपने जैसे बोला कि साइंस 6 से लेके 10 तक का आपने एनसीईआरटी पढ़ा था, तो ऐसा 9 10 तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा, लेकिन 7th 8 9 7 6 8 की जो एनसीईआरटीज है वो कैसे आपने पढ़ी? वो एवर नोट बना लिया कि जैसे मैंने 9 10 पढ़ लिया, अब मैं जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं एक्स्ट्रा वो ऐड ऑन कर लूंगा 9 10 में, ऐसा था? या फिर पढ़ के छोड़ दिया? कैसा प्रोसेस था आपका? सर एक्चुअली सर 6 से 10th के भी, 9th और 10th वाली पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि मैंने देखा था क्वेश्चन जनरली उसी से ज्यादा आते हैं। तो 6th 7th और 8th क्या था उसका मैंने ऐसे कोई नोट्स नहीं बनाया, बस एक ताकि मैं एक फ्लो में आ जाऊं कि हाँ एक बार बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, एक थोड़ा बस बेसिक, ताकि लगे कि हाँ थोड़ा कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसलिए मैंने बस गो थ्रू कर लिया था। उसका मैंने अच्छे नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि उसमें जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा ही बेसिक थी सर, तो ऐसा लगा कि उसके नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट जस्ट फ्लो बनाने के लिए कि हाँ ये एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसलिए बस मैंने उसको बस एक बार कर लिया। बाकी ज्यादा फोकस 9th और 10th वाली पे ही था, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के उसी से ज्यादा आते हैं, तो ओके, उसके मैंने एवर नोट पे नोट्स बनाए थे सर। ओके। और ये जो थीम्स है इसके भी नोट्स बनाए थे या वैसे ही पढ़ी थी इनको, जो किताबें थी? सर थीम्स मैंने पढ़ी थी, काफी बार पढ़ी थी, अपने सीडीएस की प्रिपरेशन के टाइम पे भी बहुत पढ़ी थी, बट उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगर मैं बार बार पढ़ता हूँ तो फिर टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। और तो उसके कारण मैंने क्या किया था, इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे जो ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कवर करते थे, और वो करीब करीब मतलब पूरी थीम मैंने सिर्फ 30 पेजेस के अंदर कवर हो गई थी, सारी तीनों थीम्स, मतलब बस जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको नोट डाउन कर लिया मैंने, जो फैक्ट्स हैं उनको, क्योंकि मैंने देखा कि कई बार डायरेक्टली फैक्ट्स आ जाते हैं थीम से, तो मैंने उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं और जो चीजें होती है जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें तो आप अपनी रीजनिंग अप्लाई कर सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है तो उसके हिसाब से ये है, तो फैक्ट्स लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार, जैसे हम्म। तो वो उसको मैंने नोट डाउन कर लिया था, तो जितने भी ओके, फैक्ट्स मेरे को मिल सकते थे उन बुक से, तो ये किया था सर मैंने। ओके। और ठीक है, आपके पेपर वन में तो ठीक है एवरेज मार्क्स आए थे। अल्टीमेटली आपको भगवान ने बनाना था एंड अल्टीमेटली बन गया, आपने मेहनत भी काफी की थी। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कहीं ना कहीं पेपर टू तो आपका गुड गया ही गया, इंटरव्यू यस भी सर। आपने अच्छा काम किया, इंटरव्यू में भी यू डिड रियली वेल। यस ओके। सर। सो इंटरव्यू में आपका बोर्ड कौन सा था, और आपको लगा था कि यार मेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैंने अपना एफर्ट लगाया था, कैसा फीलिंग था आपका?
सर मेरा इंटरव्यू का बोर्ड श्री आर एन चौबे सर का बोर्ड था। चौबे सर तो का बोर्ड था? अच्छा। हाँ, तो एक्चुअली मैं सही बताऊं तो सर इंटरव्यू के बाद काफी मिक्स फीलिंग होती है। मतलब हम जब बाहर निकलते हैं तो हम कुछ एरियाज अच्छा आंसर कर पाते हैं, कुछ एरियाज हमें लगता है हम बेटर आंसर कर सकते थे। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि इंटरव्यू में मैं ओवरऑल हैप्पी था अपनी परफॉर्मेंस से कि आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन क्या बोलते राइट वे, जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था। बट कुछ कुछ जगह मुझे लगा कि मैं थोड़ा बेटर आंसर कर सकता था जब मैं बाहर आया। और ओके। स्पेसिफिकली, यस सर, स्पेशली मेरे इंटरव्यू में एक फनी चीज हो गई थी मेरे साथ बहुत जो मैंने अपनी हॉबी लिखी थी कि मैं मैजिक ट्रिक सीखना पसंद करता हूँ फ्री टाइम में। तो ओके। वहां पे जो पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझे बोला कि आपके सामने जो चीजें रखी हैं डेस्क पे उससे कोई ट्रिक दिखाओ हमें। तो मैंने बोला सर आई कैन ट्राई। तो मैंने जो ट्राई करी ट्रिक वो वर्क नहीं करी सर एक्चुअली वहां पे हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरे लिए काफी एम्बेरेसिंग मोमेंट हो गया था इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आप इतने टाइम से मतलब आपको लगता है कि आपको एक मौका मिला अपना अच्छा दिखाने का पर्सनैलिटी, तो मुझे लगा कि, लेकिन फिर बाद में मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि सॉरी सर वो वर्क नहीं करी, और मैंने उसको इम्पैक्ट नहीं होने दिया अपने इंटरव्यू में ज्यादा, मतलब ओके। आगे का जो था। तो बट ये ओके। एक थोड़ी फनी चीज थी सर इंटरव्यू में। ओवरऑल मैं हैप्पी था सर अपनी परफॉर्मेंस से इंटरव्यू में। Okay, okay. And चौबे सर is known to make candidate comfortable. I think so, है ना? क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था चौबे सर का बोर्ड, तो he was यस सर, very nice, but उनकी स्माइल थोड़ी सी वो होती है, फुल ऑफ सस्पिशियस, मतलब सही बिल्कुल होगा या गलत गया है कोई पता नहीं लगता उस चीज से। ठीक है। बिल्कुल सर। बट होपफुली आपने इंटरव्यू में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा, राइट? एंड एक चीज और बताइए कि पेपर टू में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इतना कंटेंट लर्न करने में दिक्कत आती है। आपने बोला मैं 1.5 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 1.5 साल से मैगजीन भी पढ़ रहा था, लेकिन वो चीज को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें कौन कौन सा डेटा डालना चाहिए। कुछ दो चार क्विक टिप्स आप देना चाहते हो पेपर टू के लिए? यस सर, पेपर टू के लिए सर असली में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक तो हो गया कंटेंट, कि जिसको हम ऐड करके अपना आंसर्स या एसेस को इनरिच करते हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस करी अपने एक्सपीरियंस से कि कंटेंट के अलावा जो इंपॉर्टेंट है कि वो जो आप उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो पेपर के अंदर, कि जो आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो मतलब अपने एसेस को थोड़ा एक इनरिच कर देता है कंटेंट के साथ साथ। तो जहां तक बात रही सर कंटेंट को याद रखने की, तो जितना ज्यादा हम अपने आप को फोर्स करते हैं हमें याद करना है, उतना ज्यादा हम नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। ओके। तो अगर हम इसका थोड़ा एक लॉन्ग टर्म व्यू ले, जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो हम इस पर्सपेक्टिव से, अगर मेरा तो यही था सर पर्सनली कि अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से लूँ इसको कि हाँ मुझे आसपास जो इश्यूज हैं उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स ऐसा लगता है हमें हम भूल रहे हैं, बट जैसे एग्जाम में हम देखते हैं तो हमें याद आ जाते हैं अगर हमने सिंसियरली अगर रेगुलरली किया है तो, और प्रैक्टिस भी करी है लिखने की, तो हम कहीं ना कहीं को रिलेट कर लेते हैं टॉपिक्स को। तो और आपके पास टाइम भी होता है अपने आंसर्स को थोड़ा फ्रेम करने का, तो उस टाइम पे जैसे अगर हमने कुछ पढ़ा है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे लिखने से पहले उसको फ्रेम भी कर लेते हैं, थोड़ा ब्रेन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर एबल टू रिकलेक्ट। अगर हमने सिंसियरली मतलब अगर फॉलो किया है चीजों को तो हमें याद आ जाती चीजें, क्योंकि जो एसएस के टॉपिक होते हैं वो जनरली जो आसपास चल रहा है उसी के बेसिस पे ही होते हैं कहीं ना कहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो ये ओके। चीज थोड़ी हेल्प करती है सर। ओके। राइट। सो शुभम, कुछ फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहते हो? चलो एक सवाल तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अभी आपका प्लान क्या है कि अगर आप जाओगे उधर सीएपीएफ के अंदर, आपका एसएसबी शायद मिलेगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली। सर मेरी फर्स्ट चॉइस आईटीबीपी थी, बट मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं वो मुझे अभी श्योर नहीं है। बट जो भी मिल जाए सर, खुश है सर हम तो सर्व खुश करने के है लिए बस। तो उसके बाद अभी कैसी तैयारी करने वाले हो अभी सीएपीएफ के लिए, ट्रेनिंग के लिए? सर अभी फिलहाल तो यही फोकस है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्रेनिंग में थे और मेरे ब्रदर भी आर्मी में थे, तो उनसे मैंने बात करी थी, तो राइट। उन्होंने कहा कि बस रनिंग करते रहना है बस थोड़ा थोड़ा। तो अभी मेरा वही फोकस है कि थोड़ा थोड़ा रनिंग में मतलब अपना इंक्रीज करते रहेंगे कि एटलीस्ट 5 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ डेली, क्योंकि एक हैबिट होनी चाहिए फिटनेस भी, ताकि ट्रेनिंग में जाके एकदम से कंप्लीट शिफ्ट नहीं लगे कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यही करेक्ट। फोकस है सर अभी कि इंजॉय भी करेंगे बट साथ साथ में थोड़ा रनिंग वगैरह भी करते रहेंगे सर शाम को। नहीं, बहुत बढ़िया। ये काफी ज्यादा इस बार का तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम था, क्योंकि एक तो डिले हो गया एग्जाम, कहाँ अगस्त में होना था कहाँ दिसंबर में होके हटा, और कहाँ पे आगे जाके 1.5 साल और वेट करना पड़ा
to यस see सर। ultimately this name. So I congratulate you whole, अभी पीडिया डिफेंस आपको congratulate करता है. I hope हमने भी आपका कुछ contribution आपकी सक्सेस में दिया होगा. We actually worked hard to show, to make you sure कि आपको हेल्प मिले. So final words from your side, शुभम शर्मा. यस सर। सर पहले तो आपकी जो पूरी जो टीम है उसको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था इंटरव्यू का वो सब कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप जब प्रैक्टिस करते जाते हो तो कहीं ना कहीं हम बेटर अपना इम्प्रूव कर पाते हैं परफॉर्मेंस को, फाइनल एक्चुअल जो इंटरव्यू होता है उसमें। तो उसके लिए बहुत आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था। एंड अगर सर मैं फाइनल जो और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए जो अगर मैं कुछ बातें अगर मैसेज देना चाहूंगा तो वो यही है सर, कि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें ट्राई कर रहे होते हैं तो वर्क नहीं करती हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, बट उस टाइम पे हमें सर पेशेंस रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फेथ रखना पड़ता है कि हाँ चीजें बेटर होंगी, और अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, अपने पार्ट पे जो कर सकते हैं उसको कंटिन्यूसली करते रहना है। बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स होते हैं वो कलेक्टिवली ऐड होते हैं, मतलब एक दिन का आइसोलेशन में नहीं है कि आज मेहनत किया और मिल जाएगा रिजल्ट। काफी टाइम से जल्दी चलती है। जैसे मैं सर काफी टाइम से एसएसबी में जाता था, तो मुझे वहां पे भी मैं मेहनत कर रहा था बट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था मुझे वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी क्लोज होती है तो आप कुछ नहीं और जगह नहीं कर सकते। तो बस हमें अपना करते रहना मेहनत, और डेफिनेटली सर पक्का एफर्ट्स पे करेंगे, और जो लोग हैं उनको मैं विश करता हूँ ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एंड आई होप कि आपको भी आपका जो ड्रीम है वो जल्दी पूरा हो। Correct, correct, correct. And you are a true example of patience, determination, and at the end of the day, जो आपने सोचा वो आपको मिल गया. I congratulate you once again, शुभम, and all the very best. आप अच्छा करो. फौज के अंदर जाओगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे. ऐसा नहीं है कि भैया 2 महीना ट्रेनिंग किया और भाग के आगे. ठीक है, आई नो अबाउट यू. सो आपका पोटेंशियल वी नो, एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट इट. राइट. यस सर। ठीक है. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू.